जैसे देशों से व्यापार करता था। 8 अप्रैल को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स या सीबीआईसी ने एक नया आदेश जारी किया। इसके तहत सीबीआईसी ने 29 जून 2020 के अपने एक पुराने आदेश को रद्द कर दिया। पुराने आदेश के तहत बांग्लादेश से आने वाले सामान को भारत से होते हुए दूसरे देशों में भेजने की अनुमति दी गई थी। नए आदेश के लागू होने के बाद भी जो सामान पहले से ही भारत की सीमा पार कर चुके हैं उनको नहीं रोका जाएगा। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ये प्रतिबंध अहम क्यों है? दरअसल बांग्लादेश की 4427 किलोमीटर के बॉर्डर में से 4096 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है। बाकी की सीमा म्यांमार से लगती है जो महज 271 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान सिर्फ एक पतले से जमीनी रास्ते से जुड़ सकते हैं और ये पतली सी जमीन भारत की है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक, ये रास्ता भारत के लिए भी अहम है क्योंकि चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत के मेनलैंड से जोड़ता है। खैर, बांग्लादेश के व्यापार के लिए चिकन नेक बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी रास्ते बांग्लादेश के कार्गो शिप नदी और सड़कों के रास्ते नेपाल और भूटान पहुंचते हैं। मतलब भारत ने अगर इस आवाजाही पर रोक लगाई तो नुकसान केवल बांग्लादेश का ही नहीं होगा बल्कि नेपाल और भूटान भी इसकी चपेट में आएंगे। दोनों ही लैंड लॉक्ड हैं, मतलब चारों ओर से जमीन से घिरे हैं। क्योंकि समुद्री सीमा नहीं लगती, ऐसे में बांग्लादेश से व्यापार करने का उनका इकलौता जरिया भारत है और अगर भारत ने हाथ खींचे तो इन देशों का बांग्लादेश के साथ व्यापार बाधित हो जाएगा। बांग्लादेश के व्यापार चीन के करीब जाना। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने पिछले महीने ही चीन का दौरा किया। वहां उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर एक विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कह दिया था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य लैंडलॉक्ड हैं और उस इलाके में समुद्र का इकलौता दरबान बांग्लादेश है। यूनुस ने चीन को बांग्लादेश की स्थिति का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित भी किया था। यूनुस के बयान की भारत में खूब निंदा हुई थी। अब भारत का ये कदम यूनुस के लिए एक जवाब की तरह भी देखा जा रहा है। दूसरी सुर्खी है रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेनी आर्मी ने 2 चीनी नागरिकों को रूसी सेना की ओर से लड़ते हुए पकड़ा है, वो भी रूस के कब्जाए यूक्रेनी इलाके दोनेत्स्क से। जेलेंस्की के मुताबिक उनके पहचान पत्र और बैंक कार्ड्स बताते हैं कि वो चीन से हैं। जेलेंस्की ने ये सारी जानकारी प्लेटफॉर्म एक्स पर एक एक करके पोस्ट की है। साथ ही एक वीडियो भी अटैच किया है। इसमें आरोपी चीनी नागरिकों के हाथ में हथकड़ियां हैं और वो चीन में बोली जाने वाली मैंडरिन भाषा बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। जेलेंस्की ने लिखा है कि उनकी जानकारी के मुताबिक रूस के लिए लड़ रहे चीनी नागरिकों का आंकड़ा 2 से कहीं ज्यादा है। साथ ही रूस पर आरोप लगाया कि चीन या दूसरे देशों का रूस की जंग में सहयोग करना दिखाता है कि रूस शांति नहीं चाहता बल्कि जंग को जारी रखने के तरीके खोज रहा है। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि चीन के सिपाहियों का रूस के लिए लड़ना चीन के शांति के समर्थन पर सवाल खड़े करता है। ये पहली बार है जब चीन पर यूक्रेन की तरफ से आधिकारिक आरोप लग रहे हैं कि वो रूस को सैनिक मुहैया करा रहा है। चीन ने जेलेंस्की के दावों को बेबुनियाद बताया है। रूस की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जनवरी में यूक्रेन ने नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रूसी सेना में लड़ते हुए पाने का दावा किया था, लेकिन इस बार बात अलग है। जेलेंस्की के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का रूसी इलाके कर्क्स में हमारे खिलाफ लड़ना और चीन का हमारी ही जमीन दोनेत्स्क पर हमारे खिलाफ लड़ना दोनों ही बहुत अलग अलग बातें हैं। रूस और चीन के बीच गहरे रिश्तों के बावजूद चीन ने रूस यूक्रेन जंग में हमेशा एक न्यूट्रल पोजीशन लेने की कोशिश की है और रूस को हथियार और सैनिक मुहैया कराने के आरोपों को नकारा है। तीसरी सुर्खी की कहानी शुरू होती है भारत की राजधानी दिल्ली से। करीब 10 साल पहले की बात है। तारीख 27 अप्रैल 2015। इनकम टैक्स के अफसरों ने संजय भंडारी नाम के शख्स के घर पर छापा मारा। आरोप था कि संजय के नाम अवैध संपत्ति है। गिरफ्तारी के वक्त संजय ने सिम कार्ड तोड़ दिया। अपने कॉन्टैक्ट्स को सेफ रखने के लिए कॉन्टैक्ट्स लिस्ट इतनी तगड़ी की, छापेमारी के बाद उसके 2 आदमी प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। प्रस्ताव रखा कि सारी जानकारी दे देंगे, बस संजय पर कोई कार्रवाई ना की जाए। संजय पर आरोप था कि उसके नाम जो बेनामी संपत्ति है उसके असली मालिक कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा हैं। तो संजय के प्रस्ताव पर कोई सुनवाई नहीं हुई। संजय को हिरासत में ले लिया गया। दरअसल संजय डिफेंस मिनिस्ट्री और हथियार सप्लाई करने वाली कंपनियों के बीच का काम करता था। इसके लिए उसने एक कंपनी खोली, उसका नाम रखा ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस। 2010 में संजय ने कंपनी बनाई थी। कम ही समय में खूब मुनाफा कमाया। लोगों का दावा है कि तब से ही संजय के सर पर रॉबर्ट वाड्रा का हाथ था। धीरे धीरे 1 से 7 कंपनियां खोल ली। फिर खबर लगी कि संजय की कंपनी में आए 69 करोड़ रुपए हवाला ऑपरेटर दीपक अग्रवाल के अकाउंट से आए हैं। दीपक पर अलग से एक केस चल रहा था जिसमें उस पर आम आदमी पार्टी के लिए गैर कानूनी ढंग से फंडिंग लेने का आरोप था। फिर आईटी की छापेमारी के बाद
इससे जुड़े कई दस्तावेज बरामद हुए। संजय ने कई सबूत मिटा दिए थे, लेकिन उसके और रॉबर्ट वाड्रा के बीच कई ईमेल मिले। डिफेंस मिनिस्ट्री की कई खुफिया जानकारी शेयर करने के भी सबूत मिले, लेकिन संजय को बेल मिल गई और वो गायब हो गया। बाद में पता चला कि संजय तो लंदन में बैठा है। 2020 में भारत सरकार ने संजय के खिलाफ लंदन में 2 प्रत्यर्पण याचिकाएं लगाईं, एक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और दूसरी टैक्स की चोरी के लिए। फिर 28 फरवरी को कोर्ट का ऑर्डर आया, कहा कि तिहाड़ जेल संजय के लिए सेफ नहीं है, वहां उसको बुरी तरह पीटा जा सकता है, मारा भी जा सकता है, इसलिए हम संजय को वापस भारत नहीं भेज सकते। इसी ऑर्डर के खिलाफ भारत सरकार ने इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने की मांग की, जिसको खारिज कर दिया गया। मतलब अब भारत सरकार के पास संजय को वापस भारत लाने का कोई विकल्प नहीं है।